चलो डिस्कशन करते हैं। अभी आपका एग्जामिनेशन को लेकर 1 वीक भी नहीं है। 1 वीक मतलब आपका फाइनल का जो एग्जामिनेशन है आईडीटी का, उसको लेकर अभी 1 वीक भी नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अब तो कुछ नया नहीं कर सकते, अब तो हम लोग कुछ भी समथिंग डिफरेंट हमें कुछ करना है कि नहीं करना। मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि अब तो वो टाइम आ गया है जब अपने को फाइनली परफॉर्मेंस की बारी है। अभी जो भी तैयारी था, जो भी प्रिपरेशन था, वो हो गया है। अब कुछ भी तरह से अपने को माइंड में ये नहीं लाना है कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये छूट गया। जो हो गया सो हो गया, जो छूट गया जो छूट गया। अब उसको वापस से पकड़ने मत जाना, क्योंकि अगर वो पकड़ने के लिए जाएंगे तो उसके वजह से जो मेंटल प्रेशर रहेगा माइंड में, वो और ज़्यादा घातक हो सकता है अपने लिए। ठीक है ना? तो जो भी अभी आपने पढ़ा है, अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि उसी को अपन को क्या करना है, रिकलेक्ट करना है। ठीक है ना? क्या करना है? रिकलेक्ट करना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया एग्जामिनेशन आ गया है तो अब अपने रिवीजन को छोड़ देंगे। मैं खाली आईडीटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल आपका जो भी आपका कमिंग एग्जामिनेशन टर्म है, मैं ओवरऑल आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रैटेजी इस वक्त आपको अपनाना चाहिए, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू एनी न्यू थिंग्स नाउ। ठीक है? कोई भी नया चीज ट्राई मत करिए, कोई भी नया चीज मत करिए जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे। जैसे कि सर, जैसे कि आप सडनली कुछ ऐसा चैप्टर उठा लिए जो आपने कभी आज तक पढ़ा नहीं। आप सोच रहे हैं कि एक बार देख लेते हैं, ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हैं, बाई चांस एग्जाम में आ गया। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बाई चांस अगर वो चैप्टर आप उठा लिए जो आपने कभी किया ही नहीं है, टच ही नहीं किया है, आप छोड़ के रखे हो उसको, और अभी आप वो करने के लिए जाएंगे तो आपके लिए सब्सटैंशियल टाइम आपका चला जाएगा। और अब 2-3 दिन में कुछ नया ट्राई करने से बेटर है जो आप किए हो उसको और अच्छे से करो, सो दैट अभी आप खुश रहो। अभी हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है भाई। अभी आपका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके वजह से जो आपके हॉर्मोन्स आपके बॉडी में यू नो इंजेक्ट किए जाएंगे, जो सिक्रीट किया जाएगा, जो ब्लड में आपके हॉर्मोन्स जाएंगे, वो हैप्पी हॉर्मोन्स जाएंगे। ठीक है ना? और वो हैप्पी हॉर्मोन्स की वजह से आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। पॉजिटिव रहना अभी बहुत ज़रूरी है गाइज, यू हैव टू बी पॉजिटिव। कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी पहाड़ टूट जाए, आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ भी आपके सामने हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है। यू हैव टू बी पॉजिटिव इस पॉइंट ऑफ टाइम में। मैं सच बताऊं, एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आप प्रेशर को कैसे मैनेज कर रहे हो गाइस। एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रेशर को कैसे मैनेज कर रहे हो, स्पेशली फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम आपका लास्ट एग्जाम है आपके लाइफ का, व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। ऐसे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आपको जिंदगी में देने पड़ेंगे, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, आपका एकेडमिकली ये आपका लास्ट एग्जाम है। इसके बाद शायद ही आप फुल, एक होता है ना कि पूरा प्रॉपर 3 घंटा में आपको कोई टेस्ट करने वाला है। ठीक है? एक बार आपको सीएमए का डिग्री मिल गया, कोई भी आपसे दोबारा से आपको नहीं बोलेगा कि भैया 3 घंटा का पेपर लिखो। ठीक है? आज मेरे को भी अगर कोई पूछे ना कि भैया तुमको सीए फाइनल वापस देना, तो भैया मैं तो हाथ जोड़ लूंगा। भले ही मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बट मैं सीए फाइनल वापस से नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं दे दिया और पास हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि भैया पढ़ाना एक चीज होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करना, वो 3 घंटा के प्रेशर को हैंडल करना इनटू 8 डेज, वो एक अलग अलग, एक बहुत ही अलग, एक होता है ना फेज होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, जो स्टूडेंट के लाइफ में बार बार नहीं आना चाहिए, जो स्टूडेंट के लाइफ में खाली एक ही बार आना चाहिए। और वो फेज बेटा अब आ चुका है। अब आप बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव नथिंग टू लूज। मैक्सिमम लॉस क्या होगा आपका कि आप क्लियर नहीं करेंगे, दैट्स इट। बट पाने के लिए बहुत कुछ है बॉस, पाना ही पाना है। आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। प्लेसमेंट मिलने के बाद आपका एक आइडेंटिटी क्रिएट होगा, आपके फैमिली में आपका एक रेपुटेशन बिल्डअप होगा, आपके पेरेंट्स का नाम ऊंचा होगा, प्लस आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, आप इनकम टैक्स पे करना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप अपना लाइफ में थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। तो कितना कुछ है पाने के लिए। और वही अगर आप अभी नहीं क्लियर कर पाते हो तो मैक्सिमम लॉस क्या है? 6 मंथ्स बाद तुमको अपियर करना है। इनफैक्ट 6 मंथ्स बाद भी मैं नहीं बोलूंगा, 2 मंथ्स तो तुम्हारा रिजल्ट आने में लग जाएगा। उसके बाद तुमको 3 से 4 महीना और मिलेगा, वो तुम अपना फिर से तुम दोगे। तो अभी इस वक्त ये नहीं सोचना है कि सर मैं अभी अपने आप को डाउन नहीं करूंगा। अभी इस वक्त एकदम क्लैरिटी रखो कि मेरे को किसी भी तरह से अपने आप को डाउन नहीं रखना है। मेरे को 100% मेरा मोटिव क्लियर दिख रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है सर कि पेपर टफ आएगा। ठीक है? एक बात आप जान लो बेटा कि पेपर टफ आएगा, ये अपने माइंड को समझा लो।
क्या होता है, अपने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा ही कर लेते हैं इंस्टीट्यूट से। अपने सोचते हैं कि भैया जो सर ने पढ़ा है ना, सर का जो क्वेश्चन है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ आईटीसी, स्टेट द टाइम लिमिट ऑफ अपील्स टू एपलेट ट्राइब्यूनल, इतना इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन आएगा, जो हमारा देखा हुआ क्वेश्चन है वही आएगा। तो इतना एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर से मत रखिए। आप ये सोच के जाइए कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, ठीक है ना। और अगर आप ये सोच के जाएंगे पेपर डिफिकल्ट आएगा, और फिर जब आप पेपर देखेंगे ना, और फिर जब आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं, ऑल्दो सर ने एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं कराया है, बट जो प्रिंसिपल लॉ ने सर ने समझाया है उससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, आपको एक प्रोविजन पढ़ाया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट में कि इफ यू फेल टू पे द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू योर सप्लायर विद इन 180 days, then whatever input tax credit you have availed, you have to reverse the ITC along with the interest at the rate of 18% per annum। आपको प्रोविजन पता है, लेकिन हमने ना कभी प्रैक्टिकली इस प्रोविजन को किसी सम में अप्लाई नहीं किया। लेकिन क्या हो सकता है, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि इसको लेकर एक एमसीक्यू आ जाए, और एकदम सिंपल लेवल का एमसीक्यू आया कि तुमने एक कंसिडरेशन पे किया सप्लायर को, तुमने 60% पेमेंट किया, 40% पेमेंट नहीं किया 180 डेज में, तो बताओ क्या होगा। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है, मेरे को पता है प्रोविजन में पढ़ के आंसर दे दूंगा। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिमाग से निकाल देना, जो मैं एज अ स्टूडेंट रखता था अपने टाइम पे। मैं नहीं चाहता आप लोग भी वो मिस्टेक करो कि सर, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना गाइस, कॉन्फिडेंस रखना अपने पे, मेरे में कॉन्फिडेंस रखना, मेरे क्लासेस पे कॉन्फिडेंस रखना, टीचर पे कॉन्फिडेंस रखना, वो टीचर का मेथोडोलॉजी पे कॉन्फिडेंस रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो तुमने मेहनत किया है उस पे कॉन्फिडेंस रखना। वो वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो तुमको पता चलेगा कि तुमने जो मेहनत किया है, तुमने जो एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है, तुमने जो क्लासेस डेली अटेंड किया है, तुमने जो रिकॉर्डिंग्स टाइमली कंप्लीट किया है, प्लस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तुमने जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है, उससे जो तुमको मिस्टेक्स पता चला, वो फाइनली तुम्हारा रंग ला रहा है। और वो तभी पता चलेगा एग्जाम वाले दिन, सब चीज तुमको उसका इंपैक्ट दिखने वाला है जब तुम पेपर लिखना स्टार्ट करोगे। तो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पेपर, मतलब पेपर दे, जब आप पेपर देने वाले हो तो ध्यान रखना, अज्यूम करके चलना यार पेपर तो टफ आएगा, मुझे तो पता ही था, मुझे तो पता ही था पेपर टफ आएगा, अज्यूम करके चलो। जब तुम पेपर देखोगे ना तो तुमको देखेगा कोई भी पेपर गाइस, आप मतलब दिस इज 100%, मतलब क्या बोलूं मैं, ये 100% है, ये 100, इसमें कोई नेक्स्ट थॉट ही नहीं है। कोई भी पेपर 100% वेरी इजी नहीं आ सकता। आप फाइनल लेवल का मैं बात कर रहा हूं, इंटर लेवल पे पॉसिबल है। 100% फाइनल लेवल का पेपर कोई भी बहुत वेरी इजी नहीं आ सकता। वेरी इजी मतलब कि आपको सारा क्वेश्चन आता है। और सिमिलरली कोई भी पेपर बहुत ज्यादा वेरी डिफिकल्ट भी नहीं आ सकता कि आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। यही पे स्टूडेंट का माइंडसेट काम आता है। स्टूडेंट को क्या करना है, उस पेपर में आइडेंटिफाई करना है कि मुझे जो क्वेश्चंस इजी लग रहा है, जो मेरे लिए इजी है, हो सकता है आपके लिए इजी, आपका दोस्त के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो छोड़ के गया है, वो छोड़ के गया, बट आपके लिए इजी है। तो दैट डिपेंड्स। तो क्वेश्चन आपके लिए इजी कब आता है, व्हेन यू नो द प्रोविजन। जब आपको प्रोविजन पता है तो आपको उसका क्वेश्चन इजी लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है, आपको क्वेश्चन कब इजी लग रहा है, जब आपको पता है इसका प्रोविजन क्या है। ऑल्दो डजंट मैटर कि तुमने कभी इसको देखा है कि नहीं देखा है। अपना माइंड है ना बहुत, मतलब इस चीज के रिस्पेक्ट में प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन योर माइंड कि जरूरी नहीं है कि जो तुमने देखा है, जो तुमने सर ने क्लास में कराया है, वो गए वो दिन, आई रिपीट, वो गए वो दिन। फाइनल में भी कोविड पीरियड तक, मैं बता रहा हूं कोविड पीरियड तक, 2020 तक बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे फाइनल लेवल पर, बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे। मतलब मैं देखा हूं 2018 जब से मैंने सीएमए फाइनल पढ़ाना स्टार्ट किया है 2017 से, 2017, 2018, 2019, ठीक है। और आप बोल सकते हो कोविड के बाद जो जैन 21 में एग्जाम हुआ था, तब तक के लेवल ऑफ पेपर इतने इजी थे कि वो इंटर लेवल का पेपर आता था। लेकिन 2022 से इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया, ठीक है, जो पैटर्न चेंज किया, प्लस अभी जो 2023 अटेम्प्ट जो हुआ था जून 23 का, वाज वेरी गुड, इट वाज वे बियॉन्ड, मतलब अच्छा पैटर्न था। मतलब हर कोई पास नहीं हो सकता है, हर कोई पास नहीं हो सकता है जो भी इस बार पेपर आया था। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा बेटा कि मुझे ना
मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे वो पेपर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कर पाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे चैलेंजिंग लगेगा। चैलेंजिंग लगेगा मतलब आप कर पाएंगे 100%, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपका किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा समय देके आपको और थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जो चैलेंजिंग है और कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो वेरी डिफिकल्ट है। तो अपन को तो इसमें ध्यान ही नहीं देना ना बाबा, अपन को तो खाली ये 2 लेवल के क्वेश्चंस को देखना है। तो आपको क्या करना है, जब भी पेपर मिलेगा ना, ठीक है, सबसे पहले मेरा ये पॉइंट है, आप रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूज करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो होता है ना, उसका पैटर्न, उसका जो टोन है, उसका जो फ्लो है, वो ये रीडिंग टाइम डिसाइड करता है। ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम बेटा, ये 15 मिनट मत समझो आप, ये 15 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, ध्यान से समझो। एक एक मिनट का वैल्यू है, एक एक सेकंड का वैल्यू है, ठीक है। 15 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, आप नंबर ऑफ सेकेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सेकेंड्स के बेसिस पे कैलकुलेट करो कि इतना सेकंड है मेरे पास पूरे पेपर को पढ़ने के लिए। अब इसमें एक दिक्कत, एक फॉल्ट स्टूडेंट जो करते हैं, वो आंसर निकालने चल आंसर निकालते हैं इस रीडिंग टाइम में। नो, आपसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि मान लो अगर आपको एग्जाम में, मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, मान लो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन आया रूल 32 से इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, या फिर मान लो आपको क्वेश्चन आया मार्जिन स्कीम से, आप उसका आंसर निकालने मत बैठ जाइएगा। आपको खाली रीडिंग टाइम में ये डिसाइड करना है द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, दैट्स इट। सीक्वेंस मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है कि आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये देखना है कि आप किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब ये सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेंगे, जो बहुत ज्यादा इजी है, जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए एकदम केक वॉक है, उसको आप सबसे पहले सीक्वेंस में रखेंगे। चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, व्हाटएवर द केस में भी। मेरे लिए प्रेफरेंस हमेशा मैं देता हूं कि एमसीक्यू पार्ट आपको पहले फिनिश कर देना चाहिए, वो भी जो आपको सबसे बेस्ट आता है। आपको पता है एमसीक्यू आपको 15 एमसीक्यू आएगा, मैं न्यू सिलेबस का बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स जो न्यू सिलेबस में उनका बात कर रहा हूं, बाद बाकी जो न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में, उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव आता है, अपन को पता है 7 इन उनके लिए 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 7 इंटू 2 14 आपका सेक्शन ए में रहेगा, दैट इज जीएसटी, और 3 एमसीक्यू आपका कस्टम एफटीपी में रहेगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो आपका 20 नंबर का एमसीक्यू रहेगा, ठीक है ना। और ये न्यू सिलेबस में जो है वो 30 मार्क्स का वेटेज है, 15 इंटू 2, क्लियर है। 15 इंटू 2 30, पता है ना, ये चीज हो चुका है, एवरीवन नोज ना कि न्यू सिलेबस में एज पर द मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है, उसका पैटर्न चेंज हुआ है। 15 इंटू 2 30 और 70 मार्क्स में 14 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 करना पड़ेगा आपको। इससे रिगार्डिंग मैंने इस रीसेंट एमटीपी जो दिसंबर 23 का इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, उसका मैंने डिस्कशन पेपर जो सोल्यूशन है वो भी मैंने आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल पे 2 दिन पहले अपलोड करके आप लोग को दे दिया था, शेयर भी कर दिया था, नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। एमसीक्यू को जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको अटेम्प्ट कर लेने का, क्योंकि क्या ना एमसीक्यू में 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है तो उसमें तुम्हारा मार्क्स पुलअप होगा, ठीक है। और जो नहीं आता एमसीक्यू उसको छोड़ देने का, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि सर फर्स्ट 40 मिनट्स में आप प्लीज ट्राई करना कि मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब फर्स्ट 60 मिनट्स में आप प्लीज ट्राई करना कि आप पास हो जाओ। एक बार आप पास हो गए ना बेटा, और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए, कोई भी पेपर में, कोई भी पेपर में आपका टारगेट, आप अपने आप को पास तभी मानना जब आप 50 लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट जो है ना, एग्रीगेट में आप देखो आपको 50% लाना पड़ता है, ठीक है। अब होता क्या ना, मैं देखा हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है फाइनल में एग्रीगेट के एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाता है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स दोज आर गिविंग सिंगल ग्रुप। बोथ ग्रुप वाले तो चलो सेट ऑफ एट ऑफ करके वो लोग पास हो जाता है, जैसे ग्रुप 4 में क्या है ना, कॉस्ट ऑडिट एसपीएमबीवी में इंस्टीट्यूट अच्छा नंबर देता है, ये देखा गया है। और ग्रुप 3 में इंस्टीट्यूट एससीएम में अच्छा नंबर देता है, लॉ में अच्छा नंबर देता है, ये भी देखा गया है। आईडीटी में बहुत एवरेज मार्किंग होता है, सीएफआर तो छोड़ ही दो वो पेपर ही आप अटेम्प्ट करके आ जाए ठीक से तो बहुत बड़ा बात है। मैं बेस्ड ऑन, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको 2-3 टर्म के पिछले का जो रिजल्ट एनालिसिस है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो सर अपन को
हमेशा ट्राई करने का कि कोई भी सब्जेक्ट है ना सर, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें 50 नंबर जो है अपने उसको पास नंबर मानेंगे। पास मतलब, अब आप बोलेंगे सर आप कैसे टीचर हो, आप बोले 50 लेकर, अरे भाई मैं मिनिमम बोल रहा हूँ बेटा, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा मिनिमम है, इतना तो तुमको लाना ही लाना है। अब अपसाइड तो तुम्हारे क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तुम्हारे तुम कितना अच्छे से पढ़े हो उस पर डिपेंड करता है। वो अपसाइड तो जितना ही अच्छा है तुम लेकर आओ, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना तुमको मिनिमम हर एक पेपर में लेकर आना है सर। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। आप फर्स्ट 60 मिनट्स को इतना अच्छे से यूज करेंगे ना कि आप एकदम बेस्ट जो आपको अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत करना सोचने में। ये 60 मिनट ऐसा होगा कि ऐसा सवाल जो तुमको एकदम जबरदस्त आता है, वैल्यू सप्लाई से ऐसा क्वेश्चन आया जो तुम्हारा देखा हुआ है, आईटीसी से क्वेश्चन आया जो देखा हुआ है, देखा हुआ समझ गए, नॉन वंस ऐसे रहेंगे, डोंट वरी। नॉन वंस में एमसीक्यू भी आ गया, एमसीक्यू तुम्हारा देखा हुआ है, वो तुम कर सकते हो, तुमने देखा हुआ इन द सेंस कि ऐसा भी कि जो बहुत इजी क्वेश्चन आया तुम कर सकते हो। अब तुमसे रिटर्न का ड्यू डेट पूछ लिया, बात समझ रहे हैं, आपको क्यूआरएमपीएस स्कीम के बारे में डिस्कस करने बोल दिया, ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन। आपको पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में कुछ एकदम बेसिक सवाल पूछ लिया। तो ये सब मैं फर्स्ट इजी में काउंट कर रहा हूं, इजी एज इन द सेंस कि यू कैन डू इट एंड यू हैव कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो। एंड उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देखो गाइज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इट्स नॉट ओनली फॉर आईडीटी, इट्स फॉर ऑल पेपर्स। सारे पेपर्स के लिए स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए आपको। इससे आपका चांसेस क्वाइट हाई है कि आप 100% अटेम्प्ट करके आएंगे पेपर, आपका छूटेगा नहीं। छूटता तभी है जब कोई स्टूडेंट बहुत ठीक से उसको अटेम्प्ट नहीं करता। वो क्या करता है, वो टाइम वेस्ट करता है। वो कैसे टाइम वेस्ट करता है, सबसे पहले उठा लेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबसे पहले उठा लेगा बड़े बड़े क्वेश्चंस, और जिसमें वो कॉन्फिडेंट भी नहीं है, जिसमें उसका आधा नंबर आया आधा नंबर नहीं आया। फिर धीरे धीरे जैसे करके टाइम बीतता रहेगा ना गाइस, आपका प्रेशर लेवल उतना बढ़ता रहेगा। मैं बता देता हूं, आपका लास्ट 3 घंटा, जैसे फर्स्ट आवर है, ये सेकंड वाला आवर है और ये थर्ड वाला है, ये वाला आवर जो है ना ये आपका हाईएस्ट लेवल का प्रेशर होगा माइंड में, क्योंकि आपके पास 1 घंटा बचा रहेगा और आप देखोगे मेरा इतना बचा है, तो आप जबरदस्त तरीके से प्रेशर में होंगे। और मैं नहीं चाहता कि उस समय आप लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन परफॉर्म करो, ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता था, आप लास्ट में चक्कर में अटेम्प्ट करने की वजह से उसको गड़बड़ कर दी। बहुत सारे स्टूडेंट उल्टा भी करता है कि भैया जो आता है वो तो आएगा ही ना, वो तो मैं फटाफट कर लूंगा लास्ट में, पहले जो नहीं आता उसको कर। ये बहुत रिस्की गेम है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत रिस्की गेम है। इसमें तुम्हारा मतलब होगा तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो, नहीं अच्छा हुआ तो गाइज आप बुरी तरीके से, एक होता है ना कि आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लोगे। तो मैं तो हमेशा सेफ गेम खेलता हूं इसमें, और ऐसे रिजल्ट्स ऐसे तरीके से मैंने जब स्टूडेंट को गाइड किया तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो सर पहला 1 घंटा में अपन को 60 मिनट्स में जितना मैंने आपको 41 टारगेट दिया कि बेटा 40 नंबर तो तुम उठा लेना, कीपिंग इन माइंड कि आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। आप बात ध्यान से समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 30 मार्क का एमसीक्यू में तो तुमको टाइम ही नहीं लगेगा ना। अरे यार तुमको रीजनिंग भी लिखना होगा, आपको रीजनिंग लिखना होगा तो आप कितना रीजनिंग लिख लोगे, कितना टाइम लगेगा आपको। अल्टीमेटली तो आपको मार्क्स एबीसीडी के बेसिस पे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है अनुज, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मार्क्स तो आपको एबीसीडी के बेसिस पे मिलेगा। तो आपका अगर 30 मार्क्स का एमसीक्यू आप पहले 40 मिनट पहला वाला डिवीजन में अटेम्प्ट कर लेते हो, प्लस आप कुछ बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो सर आपका हो जाएगा 40, आराम से हो जाएगा, जहां पे आप सिक्योर कर सकते हो। गाइस 30 में से कम एक्सपेक्टेड है कि आप 20 से 22 नंबर, मतलब मिनिमम, मिनिमम समझ रहे हो ना, मिनिमम मतलब पासिंग मार्क है ये, 20 से 22 नंबर का आपका करेक्ट होना चाहिए। मतलब आपको कम से कम 15 में से 10 एमसीक्यू करेक्ट करके आना पड़ेगा, तब आप समझिए आपका जीतो। और ये पॉसिबल है बेटा, एकदम पॉसिबल है। अगर आप अपने आपको अच्छे से पढ़ के मतलब आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया है, आपने अपना स्टडी अच्छा किया है, तो ये पॉसिबल है। हाँ वो अलग बात है अगर आप बीच में कोई सेगमेंट ही छोड़ दिए, मान लीजिए आपने थ्योरी चैप्टर्स बहुत हद तक छोड़ दिया, तो सर वो बात अलग है, तब तो फिर आपका किस्मत ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना नंबर आएगा, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट सब कुछ पढ़ के गया है तो ये आसानी से अचीवेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड वाले एस्पेक्ट में आपको क्या करना है दोस्त, सेकेंड वाले एस्पेक्ट में आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस उठाओगे, यानी जो आपको लेस जो आपको लेस इजी लग रहा है।
वेरी इजी, उससे कम इजी अगर है तो आप उसको सेकंड वाले घंटे में उठाओगे। इसमें ट्राई करना है अपन को कि अपने 20 से 30 नंबर मिनिमम, इसमें अपने को ट्राई करना है कि अपने 20 से 30 नंबर मिनिमम, अपने को कम से कम 30 मार्क्स, ठीक है 30 मार्क्स, 20 से 30 में कम बोल दिया, 30 से 35 मिनिमम, 30 से 35 लिमिट है, ये नंबर ऑफ इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ये जो है सॉल्व करना पड़ेगा। और वो इसमें आप समझ लो आपका 6 से 7 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट आपको करना है इन दिस सेकेंड आवर। सब चीज प्लानिंग करके जाओ, सेकेंड आवर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें थ्योरी भी आ गया, सब्जेक्टिव भी आ गया, इसमें प्रैक्टिकल भी आ गया, सब आ गया। और लास्ट का जो 1 घंटा जो आपका बचा है वो आप जितना ज्यादा स्पीड लिख सकते हो उतना ज्यादा स्पीड में लिख के अपने पेपर को फिनिश करके आएंगे। कुछ पॉइंट्स बताता हूं, कभी भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है गुड हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, आपका हैंडराइटिंग पे जजमेंट नहीं होगा, आपका लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए। लेजिबल मतलब जो समझ पाए आपका एग्जामिनर उतना ही बस, और डोंट हैव टू यूज स्केल्स एंड ऑल, ठीक है, आपको स्केल एंड ऑल यूज नहीं करना। अब तो आपको आदत भी हो गया कि जब आप टी फॉर्म बनाओगे तो आपका स्ट्रेट ही लाइन बनेगा, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर इसको लेके बहुत ज्यादा मेटिकुलस है तो आप देख लो, बट मेरे हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका अननेसेसरीली 2-3 मिनट भी जाए तो क्यों जाए, टाइम बचाना अपने को ज्यादा जरूरी है दोस्त, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा, पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने पहला 15 मिनट का तो बात कर दिया, अब मैं लास्ट का 10 से 15 मिनट का भी बात करना चाहता हूँ। एग्जाम पेपर आपका मान लो आपका आई थिंक 10 to 1 है, राइट, 10 to 1 आपका एग्जाम टाइमिंग है, तो आपका 12:45 12:45 से 1 PM के बीच में ट्राई करना कि एक बार पूरा पेपर को रिवाइज कर ले। पेपर को रिवाइज कर ले मतलब एक बार देख लेना कि कोई आंसर तुमने छोड़ तो नहीं दिया। भाई मिस्टेक होता है ना कि इसको बाद में कर लेंगे, मैंने आपको बताया ना आपको पहला इजी करना है, बाद में लास्ट में पता अरे यार ये तो मैं छोड़ ही दिया, मैं तो भूल ही गया, अरे यार सर ने तो बोला पहले मत करना बाद में करना, इस चक्कर में मैं तो छोड़ ही दिया। अरे भाई मैंने तुमको ये भी बोला कि लास्ट का 10 से 15 मिनट जो है वो सेफगार्ड करके रखना, जस्ट चेक करने के लिए कि तुमसे कोई आंसर छूट तो नहीं गया, तुमने सारे अटेम्प्ट किया है ना, सारे अटेम्प्ट करना जरूरी है दोस्त। स्टेप मार्किंग इंस्टीट्यूट आपको 100% देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस। अगर आपको किसी क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी आता है ना, कि एक चीज का फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म लिख के आ जाओ, कुछ भी लिखो बट लिखो, ब्लैंक छोड़ना, ब्लैंक छोड़ना का बहुत बड़ा सजा मिलेगा आपको, आपको कोई ग्रेस मार्क्स कुछ नहीं, कोई रहम नहीं मिलेगा। 39 can be converted to 40 if you have given the space to give examiner some extra marks because you have attempted 100 marks. ट्रस्ट में आपको मिलता है। आपको क्या लगता है जो 40-40 नंबर आता है डिफिकल्ट पेपर्स में वो ऐसे ही आता है क्या? सब ग्रेस वाले हैं, 38 को 40, 37 को 40, 39 को 40, सब ग्रेस वाले हैं, प्रोवाइडेड आप स्पेस दियो, रूम दियो कि नहीं भाई, पूरा पेपर ही तुम छोड़ के आ जाएगा तो कहां से एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो कुछ स्ट्रैटेजीज है ना, जो टेक्टिस है जो अभी बताने का है वो मैं भी बता रहा हूं, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं मार सकते कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया बस। अब कुछ नहीं, अब जो पढ़े हम उसी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये कोई जनरल मेरी बातें हो गई एग्जामिनेशंस को लेकर। ऑब्वियसली ये सब बात तो मैंने बहुत बार बोला है, 1 बजे के बाद पेपर को या तो कचरे के डब्बे में फेंक देना या तो अपने पेरेंट्स को दे देना कि हमको अभी ये मत दिखाए, हमको बाद में दे देना, छोड़ देना उसको, पेपर से दूर हो जाना, उस पेपर के बारे में किसी से भी डिस्कशन मत करना। कोई दोस्त भी अगर बोले अरे गौरव इसका आंसर क्या है तेरा, कौन है भाई तुम, निकल ले निकल ले, ठीक है, कौन है भाई तुम, निकल ले, जा निकल निकल, एकदम गुस्सा हो जाना उसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल भी उससे बातचीत मत करना। तुम अपना सीधा कैब, कार, जो भी ट्रैवलिंग आपका मोड है वहां बैठ के घर चले जाना। और मैं भी आज तक कभी भी किसी भी स्टूडेंट को फोन नहीं करता हूं पर्सनली ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। मैं खाली एक स्टूडेंट को, कोई भी मेरे पास जिनका नंबर है मैं उसको फोन करके खाली पेपर मंगवा लेता हूं, ठीक है। और मैं कभी भी डिस्कस भी नहीं करता, कभी मैं डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कशन हमेशा एग्जामिनेशन के बाद में करता हूं,
ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि 1 बजे के बाद प्लीज किसी से भी कोई भी पेपर डिस्कस नहीं करना है। और मोर इम्पोर्टेंटली ये गलती तो कभी मत करना जो मैंने किया था, जिसके वजह से मेरा, मुझे आज भी याद है मेरा सीए फाइनल एग्जाम, खैर स्टोरी बहुत लंबा है अभी नहीं सुनाऊंगा। खुद से कैलकुलेट मत करना कि आपके हिसाब से कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। खुद से कैलकुलेट मत करना। मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा बर्डन से आप रिलीफ हो जाता है आप, कि नहीं यार ये तो मेरा शॉर्ट शॉर्ट करेक्ट है, 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 इसमें थोड़ा कम बेसी है, चल इसमें लोअर साइड में 2 नंबर पकड़ लो इसमें। ये अगर आप किए 40 50 60 जो भी है आपका, दैट्स ओके। बट इससे क्या होता है ना, आप अपना मेंटल स्ट्रेस और बढ़ा रहे हो। बाई चांस आपका 42 45 लैंड किया, आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे और आप अगले पेपर के पहले यही सोचते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि काश मैं उसको भी पढ़ लेता। आपका ध्यान करंट एग्जाम में रहेगा ही नहीं। तो आप फाइनल के स्टूडेंट हो बेटा, अब मैच्योर्ड हो, आपने इंटर में वो झेला है, आपने इंटर में वो देखा है। तो प्लीज अगर आप ये चीज मिस्टेक इंटर में कर चुके हो तो प्लीज फाइनल में ये मिस्टेक दोबारा मत करना अगर आप की हो। और अगर आपने देखा है इसका बेनिफिट्स कि नहीं, इंटर में भी मैंने पेपर नहीं देखा था, पेपर मैंने डिस्कस नहीं किया था, मार्क्स काउंट नहीं किया था, तो प्लीज फाइनल में भी मत करिएगा। मैंने अपना मार्क्स काउंट कर लिया था मेरा सीए फाइनल अकाउंट्स का पहला पेपर में, मेरा 60 अब प्लस आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा गलती नहीं था, मेरे दोस्त ने मेरे को कॉल करके एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया बिना पूछे ही, जो मेरे से टैली नहीं हो रहा था। और वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था और मेरे को मेरा आंसर भी कॉन्फिडेंट लग रहा था, मेरा बैलेंस शीट भी टैली हो रहा था। लेकिन डबल एंट्री है ना, गलती करेगा तो डेबिट क्रेडिट दोनों जगह गलती जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो हालत खराब हुआ, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं अगले दिन एसएफएम का पेपर पूरा मेरा जो है, मैं पढ़ाई नहीं किया। बट थैंकफुली एसएफएम का पेपर बहुत अच्छा आया था और मेरा एसएफएम का पेपर बहुत अच्छा से प्रिपेयर्ड था, तो मैंने एग्जामिशन स्कोर किया था उस पेपर में। बट अगर मैं, मतलब पेपर मेरा मान लो अगर उस दिन एसएफएम का पेपर गंदा आता ना गाइस, गंदा इन द सेंस कि इजी नहीं आता, देखे हुए सम्स नहीं आते, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता था कि मैं एसएफएम में भी फेल हो जाता, मैं एसएफएम में फेल हो जाता अगर शायद ऐसा होता तो भगवान बचाया, लाख लाख शुक्र है। तो उस दिन का दिन और आज का दिन मैं आज तक ना मैं कर किया उसके बाद, मेरे मेरे फैमिलीज में इतने लोग सीए बने उसके बाद मैंने किसी को ना करने दिया। मेरे स्टूडेंट्स लोग को भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। मतलब तुम अपना अच्छाई करने के लिए जाएगा बट हो जाएगा बुरा, ठीक है। तो आई होप आप नहीं करना और ना अपने दोस्तों को करने देना। और दोस्त अगर नहीं सुने तो दोस्त दोस्त को जो करना है करने दो, तुम अपना बारे में सोचना। बी लिटिल सेल्फिश, बी लिटिल सेल्फिश फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, ओके। थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपका कोई सुनता नहीं है तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज था जो मैं आपको बताया। अब आते हैं थोड़ा सा आईडीटी का कंटेंट में, ठीक है ना। सर आईडीटी एग्जाम के पहले ना मैं आप लोग के लिए एक बूस्टर सेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। आईडीटी एग्जाम के पहले मैं आप लोग के लिए एक बूस्टर सेशन लेकर आऊंगा। वो बूस्टर सेशन में आई एम गोइंग टू, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.5 घंटा का एक बूस्टर सेशन आएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को आपका टाइम भी देखना है। 1.5 घंटा का मैं एक बूस्टर सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, जिसमें आपका थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। थ्योरी में जैसे हो गया अपना डिमांड एंड रिकवरी, पेनल्टी, ठीक है, ऑफेंसेस, एडवांस रूलिंग, ठीक है, फिर आपका हो गया एडवांस रूलिंग, फिर हो गया अपील्स, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ जहाँ से इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। प्लस कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये मेरा बूस्टर सेशन आएगा एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। जैसा आप सबको पता है कि न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस का जो पेपर है, जो सिलेबस है वो सेम है। तो मुझे पता नहीं इस बार आई थिंक न्यू सिलेबस का एग्जाम पहले हो रहा है, हाँ, न्यू सिलेबस का पहले पढ़ रहा है क्या, ऐसा कुछ है ना, मैंने शेड्यूल देखा नहीं। तो जो भी एग्जाम होगा पहले, उसके एक दिन पहले हम लोग करेंगे।
13th को आपका एग्जाम है न्यू सिलेबस का, सॉरी ओल्ड सिलेबस का। तो 13th के पहले 12th को मैं आऊंगा ओल्ड सिलेबस। तो गाइज जो ओल्ड सिलेबस के लिए मैं प्रिपेयर कराऊंगा, सेम आप लोग के लिए भी वही होगा। आप लोग का एग्जाम 15th को है फ्राइडे, तो मैं 14th को उस पर्टिकुलर लेक्चर जो है आप लोग वही लेक्चर 14th को आके देखिएगा, क्योंकि सेम है। मेरे को 2 बार आना कोई मतलब नहीं है। मैं एक जो सेशन लूंगा बूस्टर सेशन 1.5 घंटे का, आप मेरा यूट्यूब चैनल में आके देख लेना, क्योंकि न्यू सिलेबस का एग्जाम बाद में है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि न्यू सिलेबस में आईडीटी का पेपर का सीक्वेंस सेकंड हो गया है, पेपर 19 हो गया इंस्टेड ऑफ पेपर 18। ठीक है, तो इसलिए न्यू सिलेबस का पेपर जो है वो सीएफआर के बाद है, और आईडीटी जो है वो जो है आपका वो कॉस्ट ऑडिट के पहले है। तो आईडीटी जो है वो कॉस्ट ऑडिट के पहले है, यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के बाद आईडीटी है। तो यहाँ पर आपका जो आईडीटी है ये ओल्ड सिलेबस में हम लोग पहले जो सेशन ले लेंगे वही सेशन आपको भी देखना है। आप लोग आराम से प्लीज़ जब भी आएंगे तो आप लोग के साथ न्यू सिलेबस वालों के साथ मेरा लाइव नहीं होगा, ओल्ड सिलेबस लोग के साथ मेरा लाइव होगा। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको क्वेरी है, तो मैं अवेलेबल रहता हूँ एग्ज़ाम डेज, कॉल्स पर अवेलेबल रहूँगा। आप जब चाहे, वो जो मेरा एनजीसी का फ़ोन है वो मेरे पास ही रहेगा और मैं फ़ोन उठाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, मेरे से इंस्टेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो था शेड्यूल फॉर फाइनल। ठीक है, तो 12th को मैं लूँगा, वही आप लोग को 14th को आके जब आपका एग्ज़ाम होगा डीटी के बाद, तो आपको आके मेरा वो सेशन देख लेना है, जो मैं 1.5 घंटे का बूस्टर सेशन लूँगा। ठीक है, अब आपको गाइस उस दिन आपको पहले ही ना अपना डे प्लान करके रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं आप लोगों को एक दिन का भी गैप नहीं है। ठीक है, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दोनों ग्रुप कितने स्टूडेंट्स दे रहे हैं? अनुज दे रहा है, सूरज दे रहा है, 2 ग्रुप दे रहे हैं। तो बेटा तुम लोग का तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई होप यू नो। जो ए ग्रुप दे रहा है वो थोड़ा सांस ले सकता है। ठीक है, वो थोड़ा सा सांस ले सकता है, क्योंकि उसके पास एक दिन का गैप होगा। ठीक है ना, आई रिपीट, उसके पास कितना दिन का गैप होगा? एक दिन का उसके पास गैप होगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूं जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है ना, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, इनफैक्ट मैं दोनों के लिए एक बार जनरल बात करूंगा, फिर स्पेसिफिक बात बाद में करूंगा। आपको अपना पूरा डे प्लान करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जब आओगे तो आपका मिनट टू एम प्लान आपका पूरा रेडी होना चाहिए, कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप सारा टॉपिक्स रिवाइज कर पाएंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप सारा टॉपिक्स रिवाइज कर पाएंगे। मैं आपको अभी इस वक्त एक जनरल, एक बेसिक लिस्ट दे देता हूं कि ये सारे टॉपिक्स कम से कम आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने चाहिए। गिविंग द फैक्ट कि वो सारे टॉपिक्स एक तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे हर टर्म एग्जामिनेशन में उस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, अगर वो चैप्टर थोड़ा सा मेमोरी टेक्निक वाला है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, उसमें कंसेप्चुअल नॉलेज कम है, तो यू माइट टेंड टू फॉरगेट दैट चैप्टर। तो वो सेकंड रीजन होता है कि क्यों आप एग्जाम के एक दिन पहले वो चैप्टर आपको देखना ही देखना है। अगर अब आप नहीं देखोगे तो शायद आपको एग्जाम वाले दिन वो याद नहीं रहेगा। तो गाइज आपको पूरा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स विद सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने वाले हो। होता क्या है कि अगर आपका अनप्लान्ड है, सोचो कि आप सोच के ही नहीं रहे हो, आप बोले ठीक है यार जो सर ने एग्जाम में जो पूरा सिलेबस है पूरा ही रिवाइज कर लेते थे। गाइज हम लोग के टाइम पे हम लोग को इतना कोई हेल्प नहीं मिलता था। ठीक है, हम लोग के लिए जब हम लोग सीए दिए थे 2014 में, मैं दिया था 2014 में सीए फाइनल, तो हम लोग को बस यही पता था कि बस जो सर ने पढ़ाया है मेरे को पूरा रिवाइज करना है। मुझे याद है आज भी, मैं आईडीटी एग्जाम के एक दिन पहले रो दिया था। सीए फाइनल का आईडीटी लास्ट पेपर होता है, आज भी सीए फाइनल आईडीटी लास्ट पेपर होता है। लिटरली टीयर्स स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम माय आईज कि भाई अब हिम्मत नहीं बचा बॉडी में कि मैं रिवाइज कर सकूं। ठीक है, हम लोग के टाइम पे एक छोटा सा आपको कहानी बताना पड़ेगा सो दैट आप रिलेट कर पाओ। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम्स, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और कस्टम्स, और एक था सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। ये 5 टॉपिक हमारे सिलेबस में थे सीए फाइनल आईडीटी में। जीएसटी तो था नहीं उस समय। तो आप विश्वास नहीं करेंगे,
मेरा वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम, सीसीआर रूल्स, ये सब हो गया। मेरा ये पूरा का पूरा मेरा छूट गया। मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं था, जबकि मैं रात भर नहीं सोया था। हाँ, मैं अभी बोलता तो हूँ कि रात भर सो लेकिन उस समय स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता था। ठीक है, लेकिन ये गलती आप मत करिएगा प्लीज, ठीक है ना। टेक अ प्रॉपर स्लीप, एल्स दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा आपका, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। तो एक्सरसाइज मेरा मिस हो गया था गाइज, एंड हम लोग का जो एक्सरसाइज का वेटेज था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका 40 नंबर का एक्सरसाइज आता है 100 नंबर में से। अब आप बोलो, क्या मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल रहा होगा कि मैं पेपर देने के लिए जा रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज रिवाइज ही नहीं किया हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को ये 60 नंबर दिख रहा था कि यार ये 60 मार्क्स बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, 60 मार्क्स रिवाइज कर लेते हैं। हमको कौन गाइड किया? कोई गाइड नहीं किया हम लोगों को कि ये पहले करो, ये बाद में करो, वो सब कुछ नहीं होता था पहले। अभी पढ़ाई का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, अभी टीचर्स लोग इतना ज़्यादा मेटिकुलसली अपने स्टूडेंट्स को जो है एक एक चीज़ बताते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनका सपोर्ट लास्ट तक रहे। तो बोल के आपको ये सब चीज़ मिल जा रहा है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। विद दिस पता चलता है कि भैया एजुकेशन का इंपॉर्टेंस और बढ़ ही रहा है हमारे देश में। तो ये चीज़ आप समझो, मेरा ये हालत था। तो मैंने मेरे को एक चीज़ इससे जो कंक्लूजन हुआ विद द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग उसके बाद, कि बॉस आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, आप सब चीज़ रिवाइज नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को आईडीटी जिस दिन मैं देने गया, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि एक्सरसाइज मुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज मैंने पहले पढ़ा था अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये लास्ट पेपर होता है, ध्यान देना हमेशा। जो आपका लास्ट पेपर होगा ना, वो सबसे ज्यादा सफर्ड पेपर होगा। सफर्ड समझते हो? क्योंकि वो आपने कब पहले खत्म कर लिया होगा, बीच में 7 पेपर आपका निकल गया, और आपका एक तो हिम्मत का जो बॉडी का ब्लड है ना, वो चूस गया होगा। आप मेंटली सोच रहे होंगे कि भाई माथा फट जाएगा, ठीक है, बाम का सीसी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप इतना सोचते रहेंगे कि भाई अब क्या करें, अब बस हो यार, खत्म हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं पास हूं कि फेल हूं। मैं सच बता रहा हूं, आप इस लेवल तक सोच लेंगे, आप इस लेवल तक सोच लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं पास हूं कि फेल हूं, यार बस एग्जाम खत्म हो, मुझे किसी भी तरह 1 बजे का वेट हो रहा है मेरा कि मैं 1 बजे एग्जाम खत्म हो और फिर मैं अपना जीवन जी लूं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये सारे फीलिंग्स आपके माइंड अंदर आएंगे। बट उस समय अपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करके आपको अपने माइंड में पहले ही समझा लेना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज टॉपिक्स को पहले ही सोच लीजिए, आज ही सोच लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, कि आप कौन से टॉपिक्स एग्जाम के पहले रिवाइज करेंगे। दैट्स इट। अगर आपके पास वो टाइम बच गया कि नहीं, आपने टॉपिक खत्म कर लिया, आपका रिवीजन हो गया, उसके बाद अगर आपके पास बोनस टाइम बचा है तो फिर आप दूसरा टॉपिक उठाना, वरना मत उठाना। और इस बात को भी दिमाग में उठा लेना कि बाई चांस मेरा कोई टॉपिक छूट भी गया तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज बिफोर एग्जामिनेशन। यू शुड बी नोइंग कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मुझे रिवाइज करना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वो बस आपके दिमाग में होना चाहिए। कुछ भी उल्टा पुल्टा काम मत करना एग्जाम के एक दिन पहले, कि कुछ ऐसा चैप्टर उठा लिया जो कभी देखा ही नहीं है, कुछ ऐसा रिसोर्स देख लिया, ऐसा ऐसा पुराना पुराना पेपर देख लिया जो तुमने कभी देखा ही नहीं है। कुछ भी नया मत करना। मैंने बोला ना, मेरा क्लास का पहला वर्ड था, सेंटेंस था, कुछ भी नया मत करिए। क्योंकि आपका बॉडी, आपका माइंडसेट जिस चीज को लेकर अकस्टम्ड है, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपको जीत दिलाने वाला है। आज अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं आपको सच बताऊं, आप मेरा जितना ही मैराथन देख लीजिए, आप मेरा जितना रिवीजन सेशंस देख लीजिए, आपने जो पढ़ा है, सेल्फ स्टडी किया है, खुद से घर पर स्टडी किया है, वही आपको हेल्प करेगा। हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ चीज आपको इजी कर दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू हैव स्टडीड फ्रॉम योरसेल्फ इन आफ्टर योर क्लासेस एट योर होम, दैट विल काउंट। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि प्लीज फोकस करिए, जो चीज आप किए हो उसी को रिकॉल करिए, डोंट डू एनी न्यू थिंग्स। बात समझ में आई? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट क्या है, सीक्वेंस एक बार आप नोट कर लीजिए प्लीज। जब आप एग्जामिनेशन देकर आओगे व्हाटएवर प्रीवियस एग्जाम का,
तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको उठाने हैं, जो आपको रिवाइज करना है एग्जाम के पहले। तो पहला टॉपिक जो आप उठाएंगे वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहला टॉपिक लिख लो प्लीज, पहला टॉपिक जो आप उठाओगे वो इनपुट टैक्स रेट। गौरव आप प्लीज एक लिस्ट में लिखना और उसका फोटो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं सब स्टूडेंट्स को सर्कुलेट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो आप उठाओगे वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स to be revised one day before exam. List of sequence of topics to be revised one day before exam. Input tax credit is the first chapter जो आप उठाओगे, ठीक है। आईटीसी उठाओगे सबसे पहले, फिर है वैल्यूएशन, वैल्यू, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन आप उठाओगे सेक्शन 15, सेक्शन 15 उठाओगे। अच्छा, जब मैं आईटीसी का बात कर रहा हूं तो आईटीसी है 16 to 21, ठीक है ना। और फिर आप सेक्शन 15 उठाओगे। अच्छा, 15 में आपको वैल्यूएशन रूल्स भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रूल नंबर 32 33 याद है? वैल्यूएशन रूल्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सब आएगा। सेकंड आप उठाओगे वैल्यूएशन, ठीक है। थर्ड आप उठाओगे प्लेस ऑफ सप्लाई, थर्ड आप उठाओगे प्लेस ऑफ सप्लाई। 4 सेक्शन है, 10 11 12 एंड 13। जो रूल्स था ना फॉर एडवर्टीजमेंट सर्विस, याद है आपको कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अगर गवर्नमेंट को दिया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस वेयर द एडवर्टीजमेंट हैज बीन रन, ब्रॉडकास्टेड और डिस्प्लेड और डिसेमिनेटेड। तो वो किस रेशियो में वो डिवाइड होगा वो नहीं करना है, ठीक है। वो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम के एक दिन पहले इतना पॉसिबल नहीं है करना। ये बस 4 सेक्शन अच्छे से करके जाना, सेक्शन 10 11 12 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो वैल्यूएशन हो गया, आईटीसी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। फिर आएगा आपका 1 2 3, ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, ओके, ठीक है। फिर आएगा जीएसटी रिटर्न्स। रिटर्न्स अपन को रिवाइज करना है, रिटर्न्स अपन को रिवाइज करना है। क्यूआरएमपीएस, फॉर्म एंड ड्यू डेट्स, क्यूआरएमपीएस स्पेशल मेंशन दिया हूं मैं। क्यूआरएमपीएस, फॉर्म एंड ड्यू डेट्स, लेट फीस एंड पेनल्टी, लेट फीस एंड पेनल्टी। रिटर्न लेट फाइल के तो कितना फीस लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। बस ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, छोटा चैप्टर है, एग्जाम में आ सकता है, रिवाइज कर लेना। तो 5 चैप्टर क्या हुआ सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट, वैल्यूएशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ठीक है। अब ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। 6th है पूरा जीएसटी का थ्योरी। इसमें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, वेट करो। डिमांड मैं गाइड कर दूंगा, वेट करो। डिमांड, डिमांड चैप्टर याद है? सेक्शन 73 74, शो कॉज नोटिस पास टाइम लिमिट है, ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट है, ठीक है। पेनल्टी क्या है 73 74 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80। पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इंस्टॉलमेंट्स, 24 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता है, और अगर आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं किया तो वो फैसिलिटी आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। इस सेक्शन 80 में अगर आपसे फैसिलिटी विड्रॉ किया गया तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते, हम लोग ने पढ़ा था अपील वाले चैप्टर में। तो 73 74 80 ये सब मैंने आपको एक बेसिक बताया। अच्छा, फिर आपका जनरल पेनल्टी के डिसिप्लिन क्या, आई मीन जनरल डिमांड के प्रोविजन क्या है 75 में,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4-5 सेक्शन मैंने आपको एक हाईलाइट दिया, बाकी डिमांड एंड रिकवरी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। थ्योरी चैप्टर्स को लाइटली मत लीजिएगा प्लीज, ठीक है। असेसमेंट बहुत इजी चैप्टर है। असेसमेंट में अपन पढ़े थे 59 से लेके 60, 61, 62, 63, याद आ रहा है? ये खाली थ्योरी है बेटा। प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, स्क्रूटिनी असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, खाली एक बार ओवरऑल पढ़ लेना। आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेस्ट फाइलर्स का असेसमेंट, नॉन फाइलर्स का असेसमेंट। तो एक बार आप शॉर्ट में ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। ये थ्योरी चीज है, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। और काफी बार क्या होता है, जो एग्जाम का आप एक दिन पढ़े ना, थ्योरी से वो आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया पहले 5 टॉपिक को खत्म कर देना। ये पहले 5 जो मैंने आपको बताया उसको खत्म कर देना, उसके बाद अब इसमें आना। डिमांड मैंने बता दिया। अच्छा, असेसमेंट में ये 3-4 तरह का जो असेसमेंट है उस पर शॉर्ट नोट आएगा, तो वो पूछा जाएगा। अपील से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेवल ऑफ अपील। लेवल ऑफ अपील, लेवल ऑफ अपील मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, उसके ऊपर आप अपील फाइल करते हो, एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। एपेलेट अथॉरिटी एए, फिर होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर है हाई कोर्ट, और फिर है सुप्रीम कोर्ट। बस गाइज आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। सबका टाइम लिमिट्स पता होना चाहिए। अच्छा, प्री डिपॉजिट याद है, अपील फाइल करने के पहले अपन को प्री डिपॉजिट देना होता है, ये पता होना चाहिए, सब एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। प्री डिपॉजिट कितना, क्वांटम ऑफ प्री डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा फर्स्ट लेवल पे, और उसके बाद 20% एडिशनल देना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ ट्राइब्यूनल। अच्छा, एपलेट ट्राइब्यूनल के बेंचेस होते हैं, रीजनल बेंच होता है, एरिया बेंच होता है, स्टेट बेंच होता है, ठीक है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई मैटर है तो रीजनल बेंच के पास जाएगा, और रीजनल बेंच से सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये सब पता होना चाहिए। ये बहुत इजी चैप्टर है अपील्स। कुछ भी फॉर्म नंबर्स एंड ऑल पे मत जाना, अपील खाली फॉर्म नंबर आपको देखना है तो बस इसका देखना है, रिटर्न्स का। और कोई भी फॉर्म नंबर प्लीज मत जाना कि अपील का INV1 क्या है, एपी आई मीन सॉरी APL1 APL2, कुछ नहीं। याद रहा तो बहुत अच्छा बात, नहीं याद रहा तो कुछ नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए, मतलब 2-4 नंबर पे मत जाइएगा। इस अपने को ओवरऑल देखना है कि मेरे को ओवरऑल एग्जाम में अच्छा करना है। मैं फॉर्म नंबर नहीं भी लिख के आया तो चलो माइनस स्टेप मार्किंग होगा, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इससे बेटर, इससे मतलब आपका वर्स्ट पॉसिबल चीज क्या होगा कि तुम कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। बेटर क्या होगा कि तुम कुछ लिख तो पा रहा है, खाली फॉर्म नंबर नहीं याद है। कोई बात नहीं यार, आप समझना चाह रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और फॉर्म नंबर आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। वो हम लोग जब सिलेबस कवर कराते हैं ना आपको, तो हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि स्टूडेंट को, मेरे को गाइज आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखिए, मैं एज अ टीचर आपको ड्यूटी पूरा करूंगा आपको पढ़ा के, बट अभी इस वक्त हमको आपको एग्जाम में अच्छा नंबर से पास कराना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको टैक्स का मास्टर बनाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि तुमको मार्क्स में अच्छा नंबर दे, मतलब टैक्स में अच्छा नंबर दिलाए। मास्टर बाद में बन लेंगे, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, क्लियर है ना। मैं तो अपफ्रंट आप लोग के साथ बात कर रहा हूं, अपन को मार्क्स चाहिए, ठीक है। डन। सर एडवांस रूलिंग में कुछ नहीं है, 2 या 3 तरह के सवाल आते हैं। किस किस क्वेश्चंस में AAR आप ले सकते हैं? अच्छा, एडवांस रूलिंग में भी अपील का प्रोविजन है, कुछ याद आ रहा है? एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, AAR, याद आ रहा है? अच्छा, AAR के अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हो, NAA, नेशनल एपेलेट अथॉरिटी, याद आ रहा है? तो एक बेसिक बेसिक जो प्रोविजन है ना, वो एडवांस रूलिंग का पढ़ लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि स्टेट द मैटर्स ऑन विच AR रूलिंग कैन बी टेकन, या व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेकिंग एडवांस रूलिंग। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा, यहां पे ना आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। कभी भी रटने की कोशिश मत करिएगा, समझिए खाली, हमेशा समझिए, दैट्स इट। और आपसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं, हमेशा समझना है अपने को, बराबर है। लास्ट चैप्टर जो आपको करना है एग्जाम के पहले है
फ्रॉम जीएसटी, दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब इसको कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। एक चीज समझ लो, दो तरीके से सरकार अपने अपने को चार्ज करती है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। गवर्नमेंट बोलेगा अगर तुमने कुछ कानूनी अपराध किए हैं, कुछ ऑफेंसेस किया है, वो ऑफेंसेस का अलग अलग सेक्शन है, याद होगा 122 में, 122 सबसेक्शन 1, 122 सबसेक्शन 1A, 122 सबसेक्शन 2, 122 सबसेक्शन 3, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पेनल्टीज है। आपको इतना तो पता है ना कि ये सब लर्न नहीं कर सकते आप। आपको चतुराई से ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, इस तरह के पेनल्टी यहां है, इस तरह की पेनल्टी यहां है, इस तरह की पेनल्टी यहां है, इस तरह की पेनल्टी यहां है। आपको कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि मेंशन एनी 5 पेनल्टीज अंडर 122(1). नो, रादर आपके एग्जाम में आएगा ये 3 पेनल्टी है, चल चल बता पेनल्टी प्रोविजन क्या है इसका। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पेनल्टी है ये सब सेक्शन 1 में था, कि 1A में था, कि 2 में था, कि 3 में था। आप समझ में चाह रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? एक जनरल पेनल्टी याद है 25,000 का, अगर आप जो ऑफेंस किए उसके बारे में कहीं कुछ स्पेसिफाइड मेंशन नहीं है तो आपके ऊपर एक जनरल पेनल्टी लगेगा 25,000 का, आपके ऊपर एक जनरल पेनल्टी। तो अ जनरल पेनल्टी विल बी लेविड अंडर सेक्शन 125 इफ योर ऑफेंस हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी ही लगेगा सेक्शन 125 में। फिर एक जनरल डिसिप्लिन हमने पढ़ा था कि याद है, अगर मान लो, प्लीज याद करो बेटा, कमेंसरेट डिग्री, कमेंसरेट रिडक्शन इन पेनल्टी। अगर मान लो आपने खुद से ऑफिसर को बोला कि मेरे से गलती हो गया था, मैं अब टैक्स पे करने के लिए रेडी हूं, प्लीज आप मेरे पे पेनल्टी मत लगाओ, तो क्या ये एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर एक्ट कर सकता है दैट ही विल नॉट बी लेविंग पेनल्टी ऑन यू? यस। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। याद आ रहा है 5,000 से कम का अगर आपका टैक्स का अमाउंट है, या फिर आपने कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी किया, या फिर आपने कुछ ऐसा कंप्लायंस किया जिससे कोई फाइनेंशियल लॉस सरकार को नहीं हुआ, तो ये एक माइनर ब्रीच माना जाएगा, और माइनर ब्रीचेस पे कभी भी पेनल्टी नहीं लगता। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो गाइस, इट्स हाई टाइम दैट यू रियलाइज दिस कि अब मुझे एक एक चैप्टर में जान ध्यान नहीं है, अब मेरे को थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स करके गए जो ट्रेंड के बेसिस पे एग्जाम में रेलिवेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, सेल्फ सेटिस्फाइड है, डन। बाद बाकी भगवान पे भी कुछ छोड़ो भाई। तुम सप्लाई अगर नहीं रिवाइज करेगा तो थोड़ी ना भूल जाएगा, थोड़ी ना भूल जाएगा 7, थोड़ी ना भूल जाएगा कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो नहीं करके जो तुम टाइम बचाएगा, और उसके वजह से तुम कुछ अलग अदर टॉपिक्स में टाइम देगा जो जनरली स्टूडेंट भूल जाता है, वो बेटर है करना ना। तो इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, जो पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। आप बात समझना चाह रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। क्लियर है ना? ऐसे तो मैंने आईडीटी में करवाया है, आई होप बाद बाकी चैप्टर्स में भी आप सोच के रखे हैं कि मेरे को, मतलब सब्जेक्ट्स में, सॉरी, बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप सोच के रखे हैं कि मेरे को एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है। ठीक है ना? तो ये हो गया सर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। अच्छा, सिविल हो गया। अब क्रिमिनल में हमको याद करो, आपको याद होगा सेक्शन 132 हम लोग डिस्कस किए थे, पनिशमेंट कि कितना साल का, कुछ याद आ रहा है? अप टू 5, ग्रेटर देन 5 करोड़ का आपने टैक्स चुराया, ठीक है, याद आ रहा है क्या? 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़, सब याद आ रहा है? तो ये पूरा जो स्लैब था पनिशमेंट का, वो आपको याद करना पड़ेगा। वो याद होना चाहिए था, मुंह जवानी याद होना चाहिए, कितना तुम्हारे टैक्स इवेड किया तो ये तुम्हारा पनिशमेंट है। अच्छा, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, सब कुछ याद होना चाहिए। तो बस डायरेक्ट इसी पे फोकस करना, डायरेक्ट पनिशमेंट सेक्शन 132, बस इसी पे फोकस करना। अब इसको लेके कंपाउंडिंग, कि भैया अगर तुमको कोई ऑफेंसेस कंपाउंड करना है तो तुम कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड कर सकते हो, उसके लिए तुम्हारा मिनिमम फीस कितना लगेगा, मैक्सिमम फीस कितना लगेगा। गाइज ये सब क्वेश्चन का जड़ है, मतलब क्वेश्चन यहां से एकदम इजीली पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लीज ये सब करिएगा, जो एकदम रेलिवेंट है ये सब प्लीज करिएगा। कंपाउंडिंग वाला पार्ट मैंने आपके साथ मैं आपको बता दिया, ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 132, सिविल का सारा 122, 125, 126 और जितना भी है 127, वो सब जो छोटे छोटे सेक्शन है वो आप इजीली कवर कर लोगे। तो ये 4 चैप्टर अगर आप कवर किए ना तो आपका एक अच्छा टोन सेट हो जाता है। नेक्स्ट
जो सिक्स्थ पोर्शन में मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये अरेस्ट का प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना। अरेस्ट कि जीएसटी लॉ में आप अरेस्ट कब हो सकते हो, ठीक है। हमने पढ़ा था सेक्शन 69 में कि व्हाट आर सम 4 ऑफेंसेस वेयर यू कैन बी अरेस्टेड, ठीक है। आप अरेस्ट कब हो सकते हो आपको पता होना चाहिए जीएसटी लॉ में। एकदम सिंपल टू दी पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। जीएसटी लॉ में आप अरेस्ट कब हो सकते हो ये आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम के एक दिन पहले। इसके बाद अगर टाइम बचा तो भाई जो बचा हुआ टॉपिक्स है वो सब कर लेना, रिफंड कर लेना। रिफंड एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, रिफंड बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना टाइम वो लेता है उसके हिसाब से एक क्वेश्चन आता है रिफंड से, और इतना बड़ा चैप्टर है। तो अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो। मैक्सिमम खाली उसका रिफंड का कैलकुलेशन देख लेना जो मैंने आपको सिखाया था, ZRSS और ZRSG, जो मैंने आपको रिफंड चैप्टर में सिखाया था। मैक्सिमम रिफंड कैसे निकालते हैं वो एक बार देख के चले जाना, विच इज प्रैक्टिकल। क्लियर है ना? ठीक है, अब आ जाओ कस्टम्स में। देखो न्यू सिलेबस वाले बच्चों तो आप तो बच गए। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों, मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, मैं दुख प्रकट कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में जो कस्टम्स है उसमें मतलब बोलना नहीं चाहिए, कूड़ा भरती है उसमें, ठीक है। कूड़ा इन द सेंस कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स ये वो हैन तैन सब कुछ वहां दे दिया है। और दुख की बात क्या है ना, ये लोग पूछते भी हैं। बट यहाँ पे व्हाट आई वुड रेकमेंड कि अपन को जो चैप्टर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना, अपन को वही पढ़ के जाना चाहिए। अगर आपको मन है, ठीक है, मैं ओल्ड सिलेबस वालों के लिए बात कर रहा हूं। एडमिन एस्पेक्ट्स, क्या बोला मैंने? एडमिन एस्पेक्ट्स। एडमिन एस्पेक्ट्स, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट एडमिन एस्पेक्ट्स। तो ये जो एडमिन एस्पेक्ट्स है, क्या बोला मैं? ये जो एडमिन एस्पेक्ट्स है जो कि कस्टम से रिलेटेड, जो मैंने आपको क्लास में ही कराया था, वो चाहे तो आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं एग्जाम के एक दिन पहले करना। और आ भी गया तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप वो क्वेश्चन को मत करिएगा। इतना वर्थ नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर की वजह से और सब चैप्टर्स को नहीं करेंगे। तो कस्टम्स में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कस्टम्स में गाइस कुछ काटना छाटना है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें टॉपिक ही बहुत लिमिटेड है आपके लिए पढ़ने का, ठीक है। टॉपिक ही बहुत लिमिटेड है आपके लिए पढ़ने का, बट फिर भी आपको मैं एक गाइडेंस दे देता हूं। अपन को वैल्यूएशन याद है ना, वैल्यूएशन इंटर में भी अपने सीखे हैं कि CIF वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। CIF वैल्यू के बाद ड्यूटी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ड्रॉबैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 74, 75 एंड 76 यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलता है जब तुम इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो। तो जो वट एवर कस्टम ड्यूटी जो तुम्हारे इंपोर्ट पे लगा, गवर्नमेंट तुम्हें उस पर ड्रॉबैक दे देती है, या तो एज सच तुमने एक्सपोर्ट किया या तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट किया, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग अ ड्यूटी ड्रॉबैक। तो उसका कैलकुलेशन एग्जाम में आता है, प्लस नेगेटिव लिस्ट कि कब तुम्हें ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये ओल्ड सिलेबस में बैगेज एग्जामिनेशन के सिलेबस में है। बैगेज समझ गया? बैगेज कि जब आप गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर आते हो अलोंग विथ योरसेल्फ, अलोंग विथ योरसेल्फ जब आप गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आते हो अलोंग विथ योर बैगेज, सामान जो आप लेके आते हो, तो बैगेज में आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। न्यू सिलेबस में मैंने क्या बैगेज पढ़ाया था क्या न्यू सिलेबस वालों को? पढ़ाया था ना? आप लोग प्लीज पढ़ के चला जाना, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। प्लीज पढ़ के चला जाना, अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो प्लीज पढ़ के चला जाना, क्योंकि बैगेज एक सिंपल सा चैप्टर है, उसको छोड़ना मत। भले यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, अच्छा याद दिया है इन्होंने, सॉरी, प्रोविजन रिगार्डिंग बैगेज मैं देखा नहीं, वही मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था कि बैगेज कैसे नहीं है सिलेबस में, ठीक है, मैं देखा नहीं, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तो हाँ बैगेज है, तो बैगेज एकदम अच्छे से पढ़कर जाना अपने को। वैल्यूएशन हो गया, बैगेज हो गया, ड्रॉबैक हो गया, और IGCR रूल्स हो गए। ये 4 चैप्टर करना है बस अपने को। वैल्यूएशन, बैगेज, ड्रॉबैक और IGCR रूल से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन यहां से आपको एक्सपेक्टेड है। प्लस कुछ याद आ रहा है बेटा अपने को? अपने 13, 23, 1, 23, 2 एंड 22 ये 4 सेक्शन पढ़े थे। पिल्फरेज याद आ रहा है, अबेंडन गुड्स, डिस्ट्रॉयड गुड्स याद आ रहा है, लॉस ऑफ गुड्स, परमानेंट डैमेज,
ये जो है ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। ये 4 सेक्शन अच्छे से बस एक बार गो थ्रू कर लेना बस। उसके बाद अगर टाइम बचे तो एफटीपी में दिमाग लगाना, और वो भी कौन कौन सा जो मैं बोल रहा हूँ, बस वही रोडटेप स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, और ये 4 लास्ट का 4। ऑल दो एमईआईएस ये सब रिप्लेस हो चुका है, बट इंस्टीट्यूट अभी भी अपने मैट में दे के रखा है, ठीक है। एमईआईएस स्कीम अब रिप्लेस हो चुका है बेटा, एमईआईएस एसईआईएस को इन्होंने सब्सटीट्यूट कर दिया रोडटेप स्कीम से। तो ये आप बिल्कुल मत करना, ऑल दो मैंने आपको क्लास में कराया जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट के मैट में है। ये 4 स्कीम्स एक बार आप पढ़ लेना, और एसईजेड का एक बार रीड करके जाना बस। बेसिकली एफटीपी में मैंने आपको लास्ट का 2-3 स्कीम बोला है पढ़ने के लिए, इसमें मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा। इस पूरे एफटीपी को मैक्सिमम 1 घंटा देना, और पूरे कस्टम्स को मिलाकर मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा देना। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। आप 1.5 घंटा ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। एफटीपी में 1 घंटा देना, कस्टम्स में मैक्सिमम 1 से 2 घंटा, ठीक है। वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम कितना स्ट्रांग हो कस्टम में, ठीक है। जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बोला है, तो आप समझो 1.5 से 1 तो आपका 2.5 आवर्स चला गया कस्टम्स एफटीपी में रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। अब जीएसटी में जो पहला 5 चैप्टर है 1 to 5, जो कि इंटरमीडिएट से उठाया गया है, पहला क्या है, आईटीसी, फिर है वैल्यूएशन, फिर है आपका 1 2, फिर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई 3, फिर आपका रिटर्न्स 4, फिर आपका ई वेबल 5। इस पांचों को मिलाकर मैक्सिमम जो है आपको 3 आवर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 3 घंटा। 3 घंटा से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, कम ही लगना चाहिए। और ये चारों चैप्टर मिला के भी आपको 3 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चारों चैप्टर मिलाकर, डिमांड, असेसमेंट, अपील्स, एडवांस रूलिंग, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, और अरेस्ट। तो 3 + 3 6 प्लस 2.5, लगभग आप समझ जाओ 8.5 से 9 आवर्स का मैंने आपको दे दिया। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात किया जिनका 2 ग्रुप है, ठीक है। जिनका क्या है, 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप मतलब बैक टू बैक एग्जाम है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो गाइज आप लोग के लिए वैसा ही है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग का एग्जाम 10 से 1 है, ठीक है। जब आप लोग का एग्जाम 10 से 1 है तो मैक्सिमम आप 2 बजे तक घर आओगे, मैं मान के चल रहा हूँ। ऑब्वियसली प्लीज़ 1 घंटा रेस्ट लीजिएगा, लंच एंड ऑल करिएगा। 3 PM से आपके पास जो है आपको 9 घंटा मिलेगा, ठीक है। 3 बजे से रात का 12 बजे तक, ठीक है। रात का 12 बजे तक, मिडनाइट एग्जैक्ट आपके पास इतना टाइम है। लेकिन ऑब्वियसली आप एट अ स्ट्रेच इतना नहीं पढ़ सकते, तो आप बीच में बीच में एक ही ब्रेक आपको मिलेगा जो है डिनर, डिनर ब्रेक, और आपका स्नैक्स। स्नैक्स के लिए आप मैक्सिमम 15 मिनट्स, और डिनर के लिए मैक्सिमम 15 मिनट्स, 1-1 मिनट कीमती रहने वाला है आपके लिए। तो ओवरऑल आप ब्रेक समझ लो, आधा घंटा का ब्रेक रहेगा, ठीक है। जितना हो सकता है 12 बजे तक करिएगा। अगले दिन मॉर्निंग उठकर 6 AM से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। 6 AM से मैक्सिमम 7, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका 10 बजे एग्ज़ाम है। घर से आपको 8-9 बजे जब भी निकलना, उसके पहले तक आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करना पड़ेगा। दिस इज़ द फुल ऑन प्लान फॉर द स्टूडेंट्स जिनका बैक टू बैक एग्जाम है। अब जो बच्चे सोच रहे हो सर मेरा तो एक ग्रुप है, तो बेटा तुम लोग थोड़ा फैल जाओ, फैल जाओ, समझ गया। तुम लोग के पास इतना टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। तुमको ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग सो जाएगा, रिलैक्स करेगा, म्यूजिक सुनेगा, सब करेगा, वो सब नहीं। तुम लोग के पास और मौका है कि तुम लोग और पूरा, मतलब तुम लोग कुछ छोड़ेगा ही नहीं, तुम लोग को कुछ छोड़ने का अधिकार नहीं है। तुम लोग सब कर सकता है, आप सब रिवाइज कर सकते हो। प्लस आप लोग के पास इतना मेंटल प्रेशर नहीं होगा कि भगाए घोड़े की तरह, दगा दग दगा दग दगा दग दगा दग। आपको घोड़े की तरह दौड़ना नहीं है, बट जिनका दोनों ग्रुप है ना, उनको घोड़े की तरह लिटरली दौड़ना पड़ेगा। प्लस अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया, आपको मेरा वो भी देखना है बॉस, आपको मेरा 1.5 घंटे का वो भी देखना है, बूस्टर। तो वो आपका टाइम जाएगा। तो बेस्ट है कि आप स्टार्ट ही करना बूस्टर देखने के बाद, ठीक है। मैं बूस्टर का टाइम भी कुछ ऐसा ही रखूंगा कि आप लोग एग्जाम पेपर दे के आइए, और फिर आप लोग मेरा बूस्टर देख पाएंगे। मतलब मेरा बूस्टर का टाइम भी लगभग 3 बजे रहेगा, ठीक है। ओल्ड सिलेबस वालों का पेपर पहले है, तो मैं 3 बजे बूस्टर कराऊंगा, 4:30 बजे तक, 4-4:30 तक मेरा बूस्टर चलेगा मैक्सिमम। 4-4:30 PM तक मेरा बूस्टर चलेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा।
क्योंकि मेरे को आपको खुद को भी पढ़ने का टाइम देना है, क्योंकि मेरे बूस्टर से आपको एक प्रॉपर सेट मिल गया, एक तो फ्लेयर हो गया, एक तो प्रॉपर टोन आ गया, उसके बाद आप दगादग अपना रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे बूस्टर से रिवाइज करने के बाद कुछ चैप्टर्स आपको देखना ही नहीं पड़े। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये बूस्टर सेशन मैं लूँगा और उसके बाद आप लोग अपना कर लेना। जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, आप लोग का तो ये वीडियो अपलोडेड ही रहेगा। आप जब 2 बजे आएंगे, 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप बूस्टर सेशन पढ़ देख के, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख कर आगे बढ़ना। और आपको ऐसा लगे कि नहीं सर मेरे को बूस्टर रिक्वायर्ड नहीं है, तो देखना भी ज़रूरी नहीं है। ये बूस्टर होता है बेसिकली एग्जाम सेवियर। कुछ बच्चों को होता है कि सर अगर आप एक बार पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते, एक होता है ना, थोड़ा स्टूडेंट कनेक्टेड हो जाता है सब्जेक्ट को, फैकल्टी के साथ कनेक्ट करने लग जाता है। जैसे मान लो मैं आया तो आपके दिमाग में अब आईडीटी आ गया अचानक से, ठीक है, आईडीटी आपके दिमाग में आ गया आईडीटी जीएसटी कस्टम एफटीपी, आईडीटी जीएसटी कस्टम एफटीपी, सब आपके दिमाग में आ गया। तो फर्क पड़ता है, आप मतलब जिनसे आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, कनेक्ट किया है, तो वो अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आ जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस और बहुत सारे कम्युनिकेशंस अपने आप आपके माइंड में, जो नर्व्स है वो आपका रिकलेक्ट करने लग जाता है। तो बोल के हम लोग एक आते हैं आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले। बहुत ज़्यादा इसमें इलेबोरेटिव वे में कुछ डिस्कस नहीं होगा, खाली इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो हम लोग फटाफट आपको गो थ्रू करा देंगे। इससे ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। अगर 1.5 घंटा से ज़्यादा मेरे को लगता है तो मैं वही स्टॉप कर दूंगा और आपको मैं बोल दूंगा कि आप प्लीज़ अपना कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता कि आप 9 घंटा मेरे साथ ही रिवाइज करो। मैं चाहता हूँ वो भी करा सकता था, बट विद दिस यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन मी, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में मैं नहीं रहूँगा। अगर मैं आपके साथ एग्ज़ाम में भी चलता तो अपने मस्त आराम से 9 घंटा रिवाइज करते, तब तो रिवाइज करने का भी दरकार नहीं पड़ता, मैं ही आपके साथ एग्जाम हॉल में चल जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद ही सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। तो एक छोटा सा, आई थिंक एक बहुत हेल्पफुल वीडियो आपको लगा होगा, जो कि इस समय मैंने आप लोग के लिए डिस्कस किया एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कि आपको क्या करना है। पूरा एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से अपना मेंटल स्ट्रैटेजी को एकदम मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। देखिए मेंटली, अब अभी फिजिकल मेंटल दोनों गेम है। फिजिकली तो आपकी मम्मी आपका ध्यान रख लेगी कि आपको हेल्दी कैसे रखना है, उसके ऊपर आपको टेंशन लेना नहीं है, बस उनका बात सुनो, ठीक है। या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ अभी नहीं रह रहे, हो सकता है आप पीजी में रह रहे हो, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। वट एवर इट कम्स प्लीज़ सिक मत होइएगा, ठीक है, ठीक है। रात को एसी चला के सो गया, पंखा तेज करके सो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ठंड का टाइम है, हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ को ध्यान ध्यान रखिएगा। जंक फूड मत खाइएगा, तेल घी कुछ मत खाइएगा, एकदम लाइट फूड खाइए, लाइवली फूड खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स, जितना हल्का फूड खाएंगे उतना बेटर है, ठीक है। ऐसा फूड मत खाइए जिससे आपको खा के नींद आए, ठीक है। खा के नींद आना मतलब जंक फूड को अवॉइड करिएगा। 17 तारीख के बाद जितना खाना है खा लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सब कसर निकाल लेना, अभी प्लीज अभी मत खाओ, ठीक है। ये हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, मेंटल प्रेशर को कैसे टैकल करना है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें करो, हंसते रहो, हैप्पी रहो, हैप्पी रहना सीखो। बिकॉज अगर आप इस समय हैप्पी रहते हो, नो मैटर आपको पता है कि यार मेरा इस बार प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं और कर सकता था, ठीक है यार, ओके, इट हैपन्स। बट ट्रस्ट मी, काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट्स कम प्रिपरेशन करते हुए भी सी एस सी एस सी एम ए बन जाते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू टैकल, दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर। आप इस बार वर्ल्ड कप देखो बॉस, वर्ल्ड कप तो मैंने इतना क्लोजली फॉलो किया, मैंने बहुत चीज सीखा वर्ल्ड कप से, ठीक है। कुछ कुछ टीम्स जो थी, जो मतलब आप देखोगे इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें इंडिया इंडिया मतलब भले ही सारा मैचेस जीत रहा था, बट अब बाद बाकी गेम्स अगर देखोगे तो कुछ कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, अगेन वो मैचेस मुझे याद नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट, मतलब बिल्कुल भी उल्टा चला गया। मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है, साउथ अफ्रीका एक बहुत वीक टीम के साथ हार गया। साउथ अफ्रीका एक बहुत वीक टीम के साथ हार गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो बांग्लादेश या नेदरलैंड्स में से एक टीम था, ठीक है, नेदरलैंड्स था, नेदरलैंड्स था, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स के साथ हार गया, बताइए। इट्स ऑल अबाउट मेंटल प्रेशर, इट्स ऑल अबाउट, मतलब बांग्लादेश जो ग्लेन मैक्सवेल का 200 हुआ था, एक तरफ पे लग रहा था मतलब आप सोचो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जैसे टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया हारने जा रहा था और वो आज वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो एवरीथिंग इज ऑन आवर माइंडसेट गाइस, सब माइंडसेट का खेल है। आज इंडिया फाइनल क्यों हारा, सब माइंडसेट है, सब माइंडसेट। आज इंडिया में टॉप बैट्समैन खेल रहा था, टॉप बॉलर खेल रहा था जो टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्म किया, टॉप फील्डर्स थे, सब कुछ सही था,
लेकिन वो दिन इंडिया का नहीं था। मैं पर्सनली गया था गुजरात, अहमदाबाद, कलकत्ता से फ्लाई करके देखने के लिए मैच, बट पूरा मिट्टी भर हो गया। ठीक है। एनीवेज वी इंजॉयड इट। उसका वहाँ का अलग मतलब स्टेडियम का अलग करिश्मा होता है, अलग एक फील आता है बॉस। ठीक है, वो फीलिंग लेने के लिए हम लोग गए थे, तो वो फीलिंग अभी आ गया है बॉस। आप लोग के लाइफ में भी वो एक ठो जो चार में वो आ गया है, उसको फील करिए, इसको एंजॉय करिए, उसको जाने मत दीजिए। पर टेंशन लेके नहीं, एंजॉय करके कि ठीक है ना, एग्जाम है ना, कूल, एक एग्जाम ही है, बहुत ज़्यादा इसको सर पे मत चढ़ा लेना। एग्जाम है, एग्जाम की तरह लेना। काफ़ी बार क्या होता है, स्टूडेंट एग्जाम को लेके इतना पॉजेसिव हो जाता है, वो मतलब खाना पीना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। ये भी खराब है, ये भी खराब है। अपना माइंड है ना बहुत अलग तरह का तरह से चलता है, उसको सब चाहिए। माइंड को थोड़ा सा बीच में एंटरटेनमेंट भी चाहिए, वरना माइंड, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं पता है, जब जैसे हम लोग के साथ होता है, जब हम लोग का बहुत मतलब हेक्टिक क्लासेस होने लग जाते हैं, तो मेरे से तो मेरे से तो एक दो बार हुआ है कि मैं एक दो बार गलत सोल्यूशन कर दिया, क्योंकि मेरा माइंड इतना पक चुका है, इतना थक चुका है कि मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैं तब से क्या करने लगा ना, मैं ब्रेक लेता हूँ बीच बीच में। ज्यादा हेक्टिक नहीं करना है, ब्रेक लेंगे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ। तो मैंने जो आपको आधा आधा, अभी देखिए एग्जाम के एक दिन पहले आप बोलेंगे सर आप तो 15 मिनट ही बताए, अरे भाई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन जो ऑल्टरनेट एग्जाम दे रहा है वो फैल के पढ़ सकता है, मैंने बताया ना। फैल के पढ़ सकता है मतलब क्या, वो आराम से ब्रेक ले सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। वो तुमको पता होना चाहिए कि तुम कितना, अब कोई स्टूडेंट 15 मिनट का ब्रेक लेके 1 घंटा गायब हो जाता है, तब तो भाई हो गया, तब तो हो गया भैया कल्याण। ऐसे नहीं हो सकता है। और ये फाइनल एग्जाम है बॉस, ऐसा सोचो ना, इसके बाद आपको इसके बेसिस पे गाइस जॉब मिलेगा, ऐसा सोचो। आपको इसके बेसिस पे आप इनकम कमाना स्टार्ट करोगे। काफी फैमिलीज में तो आप सोच सकते हो, काफी सारे फैमिलीज होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द, स्टूडेंट जल्द से जल्द अपना डिग्री क्लियर करे और वो इनकम कमाना स्टार्ट करे, फैमिली को सपोर्ट करे। ये उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो आप नहीं सोच रहे हो कि वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आपको उसके लिए कितना तपना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आई? तो बस मेंटली फिट रहिए, फिजिकली फिट रहिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, और प्लीज सेल्फिश हो जाइए, किसी से भी बात मत करिए। फ्रेंड्स लोग कभी कभार, हाँ, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स है, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं, उनको, उनसे बात करिए। पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कि हाँ और क्या खाया, अब क्या पी रहेगा, ये सब नहीं, चिट चैट नहीं, टू दी पॉइंट बात किया, डन, दैट्स इट। और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। फ़ोन उठा, फ़ोन उनका जो ब्लॉक कर दीजिए उनको। और बिल्कुल भी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। प्लीज़ सोशल मीडिया को फॉलो मत करिए, बस उसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जो आपको लगता है मेरे मेरे को इससे कंटेंट मिलेगा, मैं यहाँ पे कंटेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस उसी को खोल के देख लेना। मेरा यूट्यूब चैनल में जब मैंने अनाउंस किया है कि मैं इस डेट को डालूंगा वीडियो या यूट्यूब लाइव आऊंगा, बस उसी समय देख लेना, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है आपको। बाकी अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा तो सब हो गया है, तो रेस्ट करिए। रेस्ट करना भी एक काम है। आराम दीजिए अपने बॉडी को, ब्रेन को आराम दीजिए, सोइए। जितना आप स्लीप लोगे ना एग्जाम के पहले, उतना एग्जाम में आप फ्रेश फील करोगे। स्पेशली प्रैक्टिकल पेपर्स में याद रखिएगा, प्रैक्टिकल पेपर्स में अच्छे से सो के जाना। से जहाँ पे आपको सम्स बनाने पड़ते हैं, जहाँ पे नंबर्स क्रंचिंग ज़्यादा है, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, अच्छे से सो के जाना, क्योंकि आपका माइंड उस समय एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, चलना चाहिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सारे पेपर में, सारे एग्जाम्स में आपको 6 आवर्स स्लीप मैंडेटरी है, मैं बता दे रहा हूँ। ये डॉक्टर बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, ये डॉक्टर्स का बोलना है। आज के दिन में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को, जो बच्चे नहीं है, बच्चों को तो ज़्यादा सोना चाहिए, हम जैसे लोग को जो टीनेजर है, ठीक है, हम लोग को 7 to 8 आवर्स स्लीप मिनिमम मैंडेटरी बोला है हर एक डॉक्टर ने, सो दैट ब्रेन हमारा डेवलप हो सके। तो आप लोग को मैं 6 आवर्स बोल रहा हूँ, 6 आवर्स से कम नहीं, मैं बता रहा हूँ। सर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तुम ये 2 घंटा 3 घंटा और पढ़ के तुम कुछ
30 मार्क खान नहीं कर लेगा, लेकिन तुम पढ़ के जो नेगेटिव लेकर आएगा वो अनइमेजिनेबल है. इट मे नॉट बी फॉर दैट पेपर, इट मे बी फॉर अदर पेपर्स टू. तो ध्यान रखिएगा इस सब बातों को, ठीक है. मुफ्त में मिल रहा है, इतना सारा लोगों ने गलतियां किया है, उसके बेसिस पे आपको हम ये दे रहे हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा. बाद बाकी आप लोग होशियार हो. मिलते हैं आप लोग से एग्जाम्स के बाद. अगर आप लोग का कैलकाटा ना होगा तो ज़रूर मेरे सेंटर पे आएगा लेक टाउन, और मेरे से ज़रूर मिलिएगा, मेरे से कांटेक्ट करिएगा. और मैं अगर आपके शहर में आऊँगा तो मैं आप लोग से मिलूँगा, ठीक है. तो ये था सारा कुछ. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू for CMA final examinations, and I'm sure that you are going to come out with flying colors. Just be positive and take the blessings. Last में take the blessings of your parents and family members जो आपसे बड़े हैं. और बस हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान आप मेरे साथ रहें, मैं आपको भूलूं नहीं, ठीक है. हमेशा जब भी आप जाएंगे एग्जाम देने, हमेशा अपने आप को बोलना, भगवान आप मेरे साथ रहे. जिस भी गॉड को आप मानते हो, भगवान आप मेरे साथ रहे, मैं आपको भूलूं नहीं, ठीक है. कि मैं आपको भूलूं नहीं, आप ये भगवान को बोलिए कि मैं आपको भूलूं नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा, हर वक्त. तो देखिएगा भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा और कभी भी आपको कुछ भी भूलने नहीं देगा, ठीक है. मैं तो भाई गॉड को मानता हूँ, मैं तो हमेशा करता था. आप नहीं मानते तो बात अलग है, और मानते तो जरूर करिएगा. ओके. अब किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी बात है तो बस फटाफट बताओ, वरना मैं क्लास को ओवर करूं. एंड फिर मैंने नेक्स्ट क्लास है, फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास करना है बेटा. बोलो अनुज. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त. लास्ट टर्म में भी मैंने करवाया था, लास्ट टर्म में भी एक बच्चे ने किया था. जरूर करिएगा अनुज, जरूर करिएगा, उसे तुमको एक आइडिया लगेगा. बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि सेम पेपर आएगा, ठीक है. और कंपेयर मत करना लास्ट में, ठीक है. कंपेयर मत करना कि ओल्ड में तो इतना इजी आया, न्यू में ऐसा आया, ठीक है. ऐसे कंपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट टर्म में क्या हुआ था, ओल्ड सिलेबस इजी आया था, न्यू सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट आया था फाइनल में, ठीक है. तो कंपेयर मत करना, बट जरूर कर लेना, आप देख लेना. यस. बात बाकी तो गाइज आपको सब कुछ बता ही दिया मैंने. बस अब गो विद द फ्लो, एंड सब कुछ अच्छा होगा. पॉजिटिव रहिए और कुछ भी नया मत करिए. जो कर लिया कर लिया, और जो आप नहीं किया वो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना. जो आप नहीं किए वो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसे अपना दिमाग को बोल दो. दिमाग से बात किया करो, दिमाग को समझाया करो कि देख तू टेंशन मत लेना, एग्जाम में मेरे को सपोर्ट करना, ठीक है. दिमाग के साथ बात किया करो, तो दिमाग आपका, जो दिमाग और मन जो है ये अपने अपने को कंट्रोल, वो लोग अपने को कंट्रोल नहीं करे, अपने उसको कंट्रोल करे. ये इस तरह से आपका एक्टिविटी होना चाहिए. मन को बहुत ज़्यादा हावी मत होने देना, दिमाग को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत होने देना, वरना क्या ना आप टेंशन में आ जाएंगे. आप यहाँ पे आपका शर्ट एंड आपका जो पसीना छूटने लग जाएगा, पसीना छूटने लग जाएगा दिसंबर मंथ में भी, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली अपना पेपर को मैनेज करिएगा, ठीक है. कोई भी पेपर अगर गंदा चला भी गया तो कोई बात नहीं है, पेपर गंदा जाता है तो सबका गंदा जाता है, ठीक है. अगर यूनिवर्सली वो गंदा पेपर आया है, डिफिकल्ट पेपर आया है, तो सबका खराब गया है. सबको स्टेप मार्किंग मिलेगा, स्टेप मार्किंग तो मिलता ही है, सबको ग्रेस मार्क मिलेगा. और जो सबसे खराब गंदा किया है, ठीक है, वो फेल होगा ऑब्वियसली, बट जो सबसे कम गंदा किया है उसको मार्क्स मिलेगा, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है. दैट्स इट गाइस. अब आपको बूस्टर सेशन देखना है मेरा नेक्स्ट. बूस्टर सेशन में हम मिलेंगे, और बूस्टर सेशन में जो चैप्टर्स मैंने आपको अभी बोला है, मैं वो क्विक 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 वे में जो है फटाफट आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना. दैट्स इट फॉर द डे. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. फाड़ के आना है, हाँ, फाड़ के आ जाना, जोड़ लगा के हिस्सा. सब लोग बोलो, जोड़ लगा के हिस्सा. हाँ, जोर लगा के हिस्सा, एकदम जोर लगा के हिस्सा. और हमेशा डेली अपने आप से कहना, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट. ये समय आ गया गाइज, अब ये समय आ गया है. नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक. ये समय आ गया है. यही समय के लिए आपने इतना साल दिया इस कोर्स को, ठीक है. खाली आप नहीं दिया, आपके पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट किए. तो बनता तो है बॉस, ठीक है, बनता तो है कि उतना सीरियसली इसको लिया जाए
और उतना सीरियसली इसको एग्जीक्यूट भी किया जाए, ठीक है ना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, दो चीज को अपने ऊपर हावी होने मत देना। एक टेंशन, कोई भी टेंशन, किसी भी तरह का टेंशन आपके लिए इस वक्त बहुत बहुत बहुत, मतलब क्या बोलते हैं ना, डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है। कोई भी टेंशन से दूर रहिए, कोई भी टेंशन से दूर रहिए। और दूसरा, हमेशा नेगेटिविटी से बाहर रहिए और पॉजिटिव रहिए। मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगा। पेपर गंदा गया ना, मेरा तो ठीक गया भाई, मेरा ठीक गया, उतना ठीक गया कि मैं पास हो जाऊंगा और मेरा क्लियर हो जाएगा बस। अब एग्जाम खत्म होने के बाद सोचना है कि कैसे गया, क्या नहीं गया, फिर उसके बाद दिमाग लगाना। बट उस समय अपने दिमाग को और दिल को यही समझाना कि नहीं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। एग्जाम के पेपर के बाद एनालिसिस करेंगे ना, एक बार बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ इसमें, फिर अपने इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि सर ये पेपर में ये हुआ, ये पेपर में ये हुआ, तब देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं। और पेपर तो भूल से भी डिस्कस कर लिया ना, तो मैं, अगर मेरे को पता चल गया तो मैं घुस के मारूंगा तुमको, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग पेपर डिस्कस कर लिया या पेपर काउंट कर लिया अपने आप से, इसलिए फाड़ के फेंक देना सीधा। और नहीं फाड़ने का मन है तो अपने पेरेंट्स को दे देना घर में आके, मम्मी आप यूज कर लो किचन में, चपाती रोल करने के लिए काम आएगा, ठीक है। बस, चलो, थैंक यू, बाय बाय, एंड माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो हम लोग से क्लासेस लिए और ये अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको भी प्लीज़ कम्युनिकेट करिएगा। ऑल्दो मैं ये वीडियो जो है चैनल में डाल दूंगा और उनके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।